हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 009 कनाडा राजनीति और समाज इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है कनाडा में महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषता। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कनाडा में महिला आंदोलन की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं कनाडा में महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इससे पहले हम कनाडा में महिलाओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि स्टूडेंट, सन 1849 में कनाडा में एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो ऊपरी कनाडा है और निचली कनाडा यानी दोनों ही कनाडा में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया। और वहां इस अधिनियम के तहत ये क्लियर किया गया कि ऊपरी कनाडा और निचली कनाडा के जो महिलाएं हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। परंतु धीरे धीरे महिलाओं ने अपनी आज़ादी पूरी तरह खो दी। जिस तरह से एक के बाद एक अधिनियम पारित हुए और महिलाओं को बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया और महिलाएं अपनी स्थिति में निम्न होती चली गई। संघ की शर्तों के अनुसार महिलाओं से अपेक्षा की गई, यानी बहुत सारी ऐसी जो भी कानून या विधेयक पास होते थे वो सिर्फ पुरुष वर्ग के हितों के लिए, ना कि महिलाओं के लिए। वे अपने आप को घर के दायरे में ही रखे और बच्चों को जन्म देने तथा घर की देखभाल आदि जैसे काम करके एक सच्ची नारी बनी रहे। ये अधिनियम की इनकी बातें थी। 19वीं सदी में अगर मैं बात करूं, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कनाडा ने महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। कनाडा में महिला आंदोलन के प्रथम चरण में 3 प्रमुख मोड़ आए, जैसे कि औद्योगिकरण, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। कनाडा में महिला आंदोलन की विशेषताएं। तो बच्चों, कनाडा में जब 19वीं सदी के दौरान जब महिलाओं के आंदोलन की शुरुआत हुई, उस आंदोलन की पहली जो पहल थी वो थी 1870 में प्रथम महिला मिशनरी समिति की स्थापना। मिशनरी समाज ने कनाडा का प्रथम स्वतंत्र महिला संगठन बनाया। 1870 में प्रथम महिला मिशनरी समिति की स्थापना भी की गई। 1870 1880 यानी 10 सालों के दशकों में, यानी 10 सालों में महिला मिशनरी समितियों की सफलता ने महिलाओं को धर्मनिरपेक्ष संगठन गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। सेकंड है, कनाडा में महिला आंदोलन के प्रथम चरण के प्रमुख मुद्दे जैसे पुरुषों द्वारा नशाखोरी, शिक्षा तथा मताधिकार आदि थे। जो कि महिला आंदोलन, जो कनाडा में जो महिला आंदोलन चला था उसका पहला चरण के जो मुद्दे थे, यानी जो महिला प्रथम चरण में जो महिलाओं ने आंदोलन करा था उसके जो मुद्दे थे वो मुद्दे थे पुरुषों द्वारा नशाखोरी, जो पुरुष जो नशा करते थे, शराब का व्यापार और वेश्यावृत्ति, महिलाओं में फैल रही वेश्यावृत्ति और जुआखोरी, और बाद में शिक्षा और मताधिकार आदि थे। थर्ड पॉइंट है, कनाडा में 1920 के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट में, कनाडा में 1920, हालांकि ये पॉइंट जो है वो 1870 से 1920 के दौरान की बात है बच्चों, इसे ध्यान से कर लीजिए। कनाडा में 1920 1870 से 1920 के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। और ये अधिनियम थे जैसे कि 1920 का समय क्रमिक सुधारों का समय था और इस अवधि में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के अनेक अधिनियम पारित किए गए। 1872 में ओंटारियो अधिनियम के तहत महिलाओं को संपत्ति रखने का और अपनी आय पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। यानी जो ओंटारियो अधिनियम था उसमें महिलाओं को संपत्ति और अपनी आय पर पूरा अधिकार रखने का अधिकार प्रदान किया गया। 1884 के अविवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1925 का संघीय तलाक अधिनियम और 1892 का ओंटारियो अधिनियम जो महिलाओं को कानून पढ़ने और उसके व्यवसाय के रूप में अपनाने की अनुमति देता है आदि जैसे अधिनियम पारित हुए, जो कि 1870 से 1920 के दौरान थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है, 1876 में स्थापित टोरंटो विमेंस लिटरेरी क्लब पहला ऐसा संगठन था जिसने महिलाओं के मताधिकार के लिए आवाज बुलंद की।
इसने न केवल मताधिकार के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी स्कूल और विश्वविद्यालय खोलने की वकालत की। 5th पॉइंट है हमारा 1920 के डोमिनियन चुनाव अधिनियम ने महिलाओं को सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं इस अधिनियम के तहत कोई से भी सरकारी पद प्राप्त कर सकती थी और 1921 में पहली बार महिला संसद सदस्य भी चुनी गई इस अधिनियम के तहत। अब 6 पॉइंट है हमारा 1984 में योग्य अविवाहित और विवाहित महिलाओं के लिए पूर्ण मताधिकार लागू कर दिया गया। अब कह दिया गया कि 1884 बच्चों 1884 में ये कहा गया कि जितने भी योग्य अविवाहित यानी जिनकी शादी हुई है और नहीं हुई है उन्हें पूरी तरह वोट देने का अधिकार दिया गया। विमेंस क्रिश्चियंस टेम्परेरी यूनियन ने भी मताधिकार अधिनियम में सहायता की। 1895 और 1910 के मध्य सभी प्रमुख शहरी क्षेत्रों में मताधिकार के लिए संघर्ष करने वाले संगठनों की स्थापना भी की। तो नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट है बच्चों हमारा, ध्यान से देखते रहिएगा। 1906 में प्रांतीय विधायिका ने एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत वकालत के व्यवसाय में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की गई। अब महिलाएं वकालत करके वो कोर्ट में वकील के रूप में कार्य कर सकती हैं। 8वां पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 1966 में अंग्रेजी भाषी कनाडा ने 32 महिला संगठनों ने महिला समानता समिति की स्थापना की जिसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति पर एक शाही आयोग का गठन करना था। 1967 में पियर्सन ने महिलाओं की स्थिति पर एक शाही आयोग का गठन किया। शाही आयोग ने महिलाओं की उन मांगों को वैधता प्रदान की जो वे राज्य से कर रही थी, यानी सरकार से जो मांग कर रही थी उन सारी मांगों को शाही आयोग ने वैध घोषित कर दिया। 25 वर्षों के बाद भी शाही आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। इसी की असफलता का प्रमुख कारण राष्ट्रीय शिशु देखभाल कार्यक्रम की सिफारिश है, क्योंकि ये जो आयोग था बनाया तो गया मगर 25 साल के बाद ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाया, इसमें बहुत सारी खामियां रही। तो ये हमने जो बात करी महिला आंदोलन के कुछ मुद्दों के बारे में बात करी थी, इसकी विशेषताओं के बारे में। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।